जिनकी पहरेदारी अंधेरे। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा था और बीच बीच में बिजली ऐसे कड़कती थी मानो आसमान चीख रहा हो। शहर के 2 दोस्त आर्यन और कबीर एक पुराना टाटा ट्रक लेकर नंदनपुर की ओर बढ़ रहे थे। आर्यन ड्राइविंग सीट पर था, बेखौफ और शांत। वहीं कबीर बार बार बाहर के घने जंगलों को देखकर अपना गला साफ कर रहा था। यार आर्यन, मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख तो सही, सड़क कितनी टूटी फूटी है और ये पेड़ जैसे कोई राक्षस हाथ फैलाए खड़े हों। कबीर ने घबराते हुए कहा। आर्यन हंसा। अरे डरपोक, पहली बार बड़े ट्रिप पे निकले हैं, थोड़ा एडवेंचर तो होगा ही। बस ये सामान गांव पहुंचा दें, फिर देख कितनी मोटी कमाई होती है। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक साया नजर आया। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। टायर जमीन पर रगड़ते हुए चीख उठे। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसके शरीर पर फटा पुराना काला कंबल था और हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी। आर्यन ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। अरे बाबा, मरना है क्या? ट्रक के सामने क्यों आ गए? बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे ट्रक की खिड़की के पास आया। उसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद जैसी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने भारी और कांपती आवाज में कहा, बेटा लौट जाओ, आगे भूल भुलैया मोड़ है। वहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बाबा, आप क्या कह रहे हो? हमें सामान पहुंचाना जरूरी है। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। बुजुर्ग ने आर्यन की आंखों में झांका और फुसफुसाते हुए बोला, रात लंबी है पर जिंदगी छोटी। अगर आगे गए तो अतृप्त के पास रुकना मत, वो भूखा है। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी बिना पीछे मुड़े अंधेरे जंगलों में ऐसे उछल हो गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। आर्यन ने इसे पागलपन समझा और एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक ने अगले मोड़ पर टर्न लिया, हेडलाइट की रोशनी एक पुराने लकड़ी के बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, सावधान, आप नंदनपुर की सीमा में हैं, कृपया यहां किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से केवल तेज शोर आने लगा जो किसी के रोने की आवाज जैसा लग रहा था। रेडियो से आ रही उस अजीब सी आवाज ने कबीर की रूह कपा दी थी। आर्यन ने झटके से रेडियो बंद किया और बोला, पुरानी मशीनरी है यार, तार ढीले होंगे। तू भी ना हर चीज को भूत प्रेत से जोड़ लेता है। तकरीबन 1 घंटे तक सन्नाटे में चलने के बाद अचानक हवा में कुछ बदलने लगा। मिट्टी की सौंधी महक की जगह अब सड़े हुए मांस और पुराने धुएं की मिलीजुली गंध आने लगी। तभी दूर झाड़ियों के पीछे से एक पीली रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, एक बड़ा सा ढाबा नजर आया। लोहे की एक पुरानी चेन से लटका हुआ बोर्ड हवा में चरमरा रहा था, अतृप्त ढाबा, यहां सबका पेट भरता है। देख कबीर, बाबा की बातों में आकर तू डर रहा था, यहां तो ढाबा है। चल कुछ खा लेते हैं, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आर्यन ने ट्रक रोकते हुए कहा। कबीर ने कांपते हाथों से अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बज रहे थे। जैसे ही वे ट्रक से नीचे उतरे, सन्नाटा और गहरा हो गया। ढाबे के बाहर कोई दूसरा ट्रक या गाड़ी नहीं थी। अंदर कदम रखते ही उनकी मुलाकात ढाबे के मालिक से हुई। उसका नाम था ठाकुर भानु प्रताप। लंबे कद का वो आदमी मैली सी कमीज पहने था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। ठाकुर ने बिना पूछे ही कह दिया, आइए मेहमान, शहर से आ रहे हो ना, बैठो, ताजा मांस और रोटियां अभी लगवाता हूं। आर्यन और कबीर एक कोने वाली मेज पर बैठ गए। तभी कबीर की नजर कोने में काम कर रहे एक दुबले पतले नौकर पर पड़ी। वो लड़का जमीन की तरफ देख रहा था और लगातार अपनी उंगलियों को चटका रहा था। जैसे ही आर्यन ने खाना मंगाने के लिए हाथ उठाया, उस लड़के ने अपनी गर्दन घुमाई। कबीर की चीख निकलते निकलते बची। लड़के की गर्दन सामान्य से ज्यादा मुड़ी हुई थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हों। इससे पहले कि कबीर कुछ बोल पाता, ठाकुर भानु प्रताप थालियां लेकर आ गया। खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन कबीर का ध्यान उस चेतावनी पर था, अतृप्त के पास रुकना मत, वो भूखा है। काका, यहां और कोई मुसाफिर नहीं आता क्या? आर्यन ने खाते हुए पूछा। ठाकुर ने धीरे से जवाब दिया,
आते तो बहुत हैं बेटा, पर यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। क्या मतलब? ठाकुर जोर जोर से हंसने लगा। अरे मेरा मतलब है कि खाने का स्वाद ऐसा है कि लोग यहीं के होकर रह जाते हैं। तुम लोग पैसे की चिंता मत करना, आज का खाना मेरी तरफ से मुफ्त है। खाना खत्म करने के बाद आर्यन ने पैसे देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने 1 रुपया भी नहीं लिया। जैसे ही वे ढाबे से बाहर निकलने लगे, उस गर्दन मुड़े हुए नौकर ने चुपके से कबीर का हाथ पकड़ा और उसके कान में फुसफुसाया। भाग सको तो भाग लो, अभी वो सोया है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो नौकर गायब था और ढाबे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। आर्यन ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वे वहां से निकल भागे। लेकिन जैसे ही आर्यन ने साइड मिरर शीशे में पीछे देखा, उसके पसीने छूट गए। ढाबे की जगह केवल एक पुराना खंडहर और जला हुआ पीपल का पेड़ खड़ा था। वहां न कोई ढाबा था, न कोई ठाकुर। आर्यन ने जैसे ही आईने में उस जलते हुए पीपल के पेड़ को देखा, उसने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक की रफ्तार बढ़ गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी तेज ट्रक चल रहा था, रास्ता उतना ही छोटा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सड़क खुद को सिकोड़ रही हो। आर्यन, तूने देखा पीछे वो ढाबा? वो तो था ही नहीं। कबीर चिल्लाया। आर्यन कुछ नहीं बोला। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। अचानक सामने का नजारा बदला। घने कोहरे की एक दीवार सड़क पर खड़ी हो गई। आर्यन ने वाइपर चलाए, लेकिन कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी हार मान रही थी। तभी एक जोरदार धप की आवाज हुई। ट्रक का अगला हिस्सा हवा में उछला और फिर झटके के साथ नीचे बैठ गया। इंजन से घरघराहट की आवाज आई और टायर वहीं घूमने लगे। नहीं नहीं नहीं, आर्यन ने स्टीयरिंग पीटते हुए कहा। वे दोनों नीचे उतरे। टायर सड़क पर नहीं, बल्कि एक काले चिपचिपे दलदल जैसे कीचड़ में आधे से ज्यादा धंस चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि 2 मिनट पहले जहां पक्की सड़क थी, वहां अब सिर्फ सड़ा हुआ पानी और दलदल था। हवा में एक अजीब सी सीटी बजने लगी। कबीर ने टॉर्च जलाई और चारों ओर घुमाई। आर्यन, देख उधर। कोहरे के बीच एक ऊंची और पुरानी इमारत की परछाई खड़ी थी। वो एक विशाल हवेली थी जिसके ऊपर काले कौवे मंडरा गए थे। हवेली की एक खिड़की से मध्यम लाल रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें वहां जाना होगा कबीर। शायद वहां कोई ट्रैक्टर मिल जाए या मदद के लिए लोग। नहीं आर्यन, उस नौकर ने कहा था कि वो सोया है। हमें यहां से भागना चाहिए। कबीर गिड़गिड़ाया, लेकिन आर्यन नहीं माना। वो कबीर को ट्रक में ही बंद रहने को कहकर हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही आर्यन ने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें आर्यन का पीछा कर रही थीं। सीढ़ियों के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसकी खाल लटकी हुई थी और वो एक पुरानी चक्की चला रही थी, पर चक्की में अनाज नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां थीं। आर्यन की जुबान तालू से चिपक गई। वो बूढ़ी औरत रुकी और बिना सिर उठाए बोली, आ गए बेटा। ठाकुर ने दावत तो अच्छी दी होगी ना, बस मेहमान थोड़े कच्चे रह गए। आर्यन पीछे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बूढ़ी औरत ने लालटेन ऊपर की और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। उसने कहा, घबरा मत, मैं तेरी मदद करूंगी। ये लालटेन ले जा। इसकी रोशनी में तुझे वो रास्ता दिखेगा जो इंसानी आंखों को नहीं दिखता। पर याद रखना, जब तक तेरा दोस्त साथ है तब तक ये लालटेन मत बुझाना, वरना वो तुम्हें अपना मना लेंगे। आर्यन लालटेन लेकर पागलों की तरह बाहर भागा। उसने देखा कि ट्रक के पास हजारों काली परछाइयां कबीर को घेर कर खड़ी थीं और ट्रक को दलदल के अंदर खींच रही थीं। आर्यन लालटेन लेकर जैसे ही ट्रक की ओर दौड़ा, उसने देखा कि उन काली परछाइयों के हाथ नहीं थे, बल्कि वे लंबे लंबे धुएं की तरह थे जो ट्रक की खिड़कियों को जकड़ रहे थे। कबीर अंदर बैठा पागलों की तरह शीशे पीट रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। जैसे ही लालटेन की पीली रोशनी उन परछाइयों पर पड़ी, एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वे साए ऐसे झुलसने लगे जैसे आग में कागज जलता है। कबीर, बाहर निकल जल्दी! आर्यन ने चिल्लाकर दरवाजा खोला। कबीर बाहर गिरा। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। आर्यन ने उसे खींचकर ट्रक के पीछे खड़ा किया।
हमें इस लालटेन की रोशनी में ही रहना होगा। देख, जहां जहां ये रोशनी पड़ रही है वहां दलदल गायब हो रहा है और पुरानी सड़क दिख रही है। हवेली से वही बूढ़ी औरत बाहर आई, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वो अब बूढ़ी नहीं, बल्कि 7 फीट लंबी एक डरावनी आकृति थी, जिसकी आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं। वो चिल्लाई, वो रोशनी मेरी है, उसे वापस दे, वरना तुम्हारी आत्माएं इसी जंगल की जड़ों में दफन हो जाएंगी। तभी जंगल की जमीन फटने लगी। आर्यन ने देखा कि सड़क के किनारे जो खेत थे, वहां से कुछ लोग निकलकर आ रहे थे। उनके हाथों में दराती और कुल्हाड़ियां थीं। आर्यन को लगा कि वे इंसान हैं, लेकिन पास आने पर पता चला कि उनके चेहरे थे ही नहीं। वे केवल बिना चेहरे वाले किसान थे। आर्यन, हम मर जाएंगे। कबीर रोने लगा। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लालटेन को हवा में ऊंचा उठाया और पूरी ताकत से चीखा, अगर ये रोशनी सच है तो रास्ता दिखा। अचानक लालटेन की लौ तेज हुई और एक सफेद रोशनी का धमाका हुआ। उस रोशनी में आर्यन को दिखा कि सामने कोई दलदल नहीं, बल्कि केवल ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। उसने कबीर को ट्रक में धकेला और खुद कूदकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने चाबी घुमाई। पहली बार में इंजन नहीं धड़का, दूसरी बार में भी नहीं, तीसरी बार में इंजन एक दहाड़ के साथ जाग उठा। आर्यन ने एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक उन परछाइयों और उस बिना चेहरे वाले किसानों को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। पीछे से ठाकुर भानु प्रताप, वो बूढ़ी औरत और वो नौकर, सबकी आवाजें एक साथ गूंजी, तुम फिर आओगे, अतृप्त कभी भूखा नहीं मरता। आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब तक ट्रक चलाता रहा जब तक कि सामने से सूरज की पहली किरण ने कोहरे को चीर नहीं दिया। जैसे ही सुबह की धूप सड़क पर पड़ी, लालटेन आर्यन के हाथ में ही राख बनकर बिखर गई। सामने नंदनपुर गांव का बोर्ड लगा था और लोग रोजमर्रा के कामों में लगे थे। वे गांव के एक मंदिर के पास रुके। वहां के पुजारी ने जब उनके बदहवास चेहरे देखे तो समझ गए। पुजारी ने धीरे से कहा, बचकर निकल आए बेटा। उस रास्ते पर एक जमाना पहले एक ढाबा जला था और एक हवेली ढही थी। आज भी जो वहां रात में रुकता है वो या तो वहीं का हो जाता है या फिर तुम्हारी तरह जिंदा लाश बनकर लौटता है। आर्यन और कबीर ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। लेकिन जैसे ही वे ट्रक में वापस बैठे, कबीर की नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ रखा था, जिसमें से अब भी उसी अतृप्त ढाबे की दाल की महक आ रही थी। कबीर ने कांपते हुए आर्यन से पूछा, आर्यन, ये कुल्हड़ यहां कैसे आया? हम तो कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रक स्टार्ट किया। उसे पता था कि जंगल का कुछ हिस्सा अब भी उनके साथ है।